Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh from Shriroti Educational Group. Today, we will take chapter number 8, Motion of your science. The contents of the chapter are, first of all, we will take the introduction part, then we will describe the motion, then we will discuss the uniform and non-uniform motion, then after measuring the rate of motion, then speed with the direction, which is also known as the velocity, and then rate of change of velocity. It is not only the part of the motion, इसके अलावा भी कुछ और भी parts हैं. But in first part we will take only these topics, and in our next part we will take the remaining part of this chapter. Now, first of all, introduction. Students, before starting the introduction, we should familiar about the term that is rest and motion. Rest और motion होते क्या हैं? If any object is not changing its position with respect to time, then we will say that object is at the rest. But if any object is changing its position with respect to time, then what we will say कि object motion में है. It means किसी भी object को हमें rest बोलना है या motion में बोलना है, हमें उस object की position को observe करना पड़ेगा. क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ? अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, इट मींस दैट इज इन द मोशन. अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन व्हाट वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन एट द रेस्ट. फॉर एग्जांपल, सपोज अ पर्सन इज मूविंग इन द बस. एक कोई पैसेंजर है, बस में मूव कर रहा है. ओके, सो अगर पैसेंजर के पास में कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन बोथ आर एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट. सपोज करो मेरे पास में कोई पर्सन बैठा हुआ है और मैं बस में मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास में जो पर्सन बैठा हुआ है वो मेरे लिए रेस्ट पे ही होगा. क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे पास में बैठा हुआ था. बट अगर कोई पर्सन बस के बाहर है और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, देन व्हाट विल से दैट वी आर इन द कंडीशन ऑफ मूविंग. इट मींस एट द सेम टाइम आई एम एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड आई एम ऑल्सो एट द पोजिशन ऑफ मोशन. एक ही टाइम पे मैं रेस्ट पर भी हूं और मैं मोशन में भी हूं. इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट कि मैंने किस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए अपने आप को ऑब्जर्व किया हुआ है. इफ द रेफरेंस पॉइंट इज रेस्ट एंड आई एम ऑल्सो रेस्ट, देन व्हाट विल से दैट आई एम एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट. इफ रेफरेंस पॉइंट एट द रेस्ट एंड आई एम मूविंग, देन व्हाट वी विल से कि मैं मोशन में हूं. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. देन नेक्स्ट वन, motion along a straight line. In this chapter we will discuss the motion along a straight line. Okay, it means object is moving any single direction. In this chapter we will also discuss about the circular motion, but ये वाला जो part है, the circular motion, we will discuss in the next video. Now, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while is at rest? कभी आपने observe किया है कि जब हम ट्रेन में होते हैं और ट्रेन रेस्ट पोजिशन पे होती है, देन स्टिल वी टेक द एक्सपीरियंस कि ट्रेन मूव करने लगी. हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? आई होप आपने जरूर किया होगा. जब आपके पास वाली ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है, देन व्हाट डिड यू ऑब्जर्व कि हमारी ट्रेन चल पड़ी. लेकिन जैसे हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है नहीं, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है, हम अभी भी वहीं पर हैं. इट मीन्स जो पास वाली ट्रेन हमारी थी, इफ इट इज इन मूविंग कंडीशन, देन व्हाट वी विल फाइंड आउट दैट वी आर ऑल्सो इन द मूविंग कंडीशन. जब पास वाली ट्रेन चलना स्टार्ट होगी तो हमें लगता है कि हम भी चलना स्टार्ट हो चुके हैं. इट मीन्स इफ द रेफरेंस पॉइंट इज मूविंग, इट मीन्स वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. दो चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट की. इफ रेफरेंस पॉइंट इज एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड वी आर मूविंग, इट मीन्स वी आर इन द मोशन. इफ आई एम एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड रेफरेंस पॉइंट इज मूविंग, देन इट अपीयर्स दैट आई एम ऑल्सो इन द मोशन. ये अपीयर होगा मुझे कि मैं मोशन में हूं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइबिंग द मोशन. ओके, कम टू द मोशन. मोशन इज व्हाट? इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम. इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड बाय कंसीडरिंग अ रेफरेंस पॉइंट, देन वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, देन व्हाट वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. नाउ सम टर्म्स कम हियर, दैट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. ओके, सो you can see the diagram here. If object is moving from this point to this point by using this path, this dotted path,
Then the distance is what? The distance is actual path length. It means the length of this dotted path is known as the distance. Now come to the displacement. Displacement is the length of shortest path. Okay, displacement is what? This is the length of shortest path. It means this is the initial position and this is the final position, and the shortest path will be represented by a straight line. So this straight line is the displacement. If we talk about the distance and its SI unit, then the SI unit of the distance is meter and the SI unit of the displacement is also meter. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. I would like to introduce the terms, that is what is a scalar quantity and what is vector quantity. Scalar quantity क्या होती है? Scalar quantity are those quantity in which only magnitude is important. There is no any role of the direction. That type of quantity is known as the scalar quantity. Magnitude is important, but there is no any role of direction. That is the scalar quantity. And what is vector quantity? Vector quantity are those quantity in which direction and magnitude both play a very important role. Direction भी जरूरी है, magnitude भी जरूरी है. Okay. Now in this diagram you can see if object is moving in this path, you can observe the direction of motion is changing at every point. It means इस path में कोई fixed direction नहीं है. It means there is no any role of the direction क्योंकि that is not the fix. So यहाँ पे distance के पास डायरेक्शन नहीं है, so what we will say, distance is a scalar quantity. But if we talk about the displacement, object is here and it is moving to this position by using this path. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि the path is a straight line. A straight line means it is having a single direction. Direction है, it means we have used a word direction. It means displacement is the vector quantity because उसमें direction एक important role play करता है. Okay, I hope you got this one. Now, this is a simple question which represent the difference between the distance and displacement. In this diagram, you can see if a person is here and he want to go to his home by using this path, this dotted path. Okay, first of all he moved to the 4 meter in forward direction, then he takes left side turn and move 3 meter, then he reached to the home. Then what is the distance? 4 meter plus 3 meter, that is 7 meters. 7 meter is the distance. And if I want to talk about the direction of distance, so you can say कि sir direction तो 2 बार चेंज हो रही है, मैं कोई फिक्स डायरेक्शन कैसे बताऊं? Exactly, डायरेक्शन यहाँ पे 2 बार चेंज हो रही है, एक बार यहाँ चेंज हो रही है और एक बार यहाँ. So यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन नहीं है. So distance is 7 meter, but direction not play a very important role. But if you want to talk about the displacement, displacement is the shortest path between initial and final position. So this is the initial position, this is the final position, and this red line, this straight line represent the displacement. It is having a single direction. It means this is the direction of the displacement. It means this is the vector quantity. And what is the displacement? 5 meter. अच्छा ये 5 meter कैसा है? Have you heard about the term Pythagoras theorem? Exactly. Pythagoras theorem में right angle triangle होता है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ मोर क्वेश्चन वी विल मूव टुवर्ड्स द बोर्ड साइड. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, if a right angle triangle, this is ABC, this is the right angle triangle, this is the base, this is the perpendicular, and this is the hypotenuse. It means hypotenuse equal to under root of base square plus perpendicular square. Okay, according to Pythagoras theorem, this is the right angle triangle, this is base, this is the hypotenuse, this is perpendicular, so hypotenuse equal to under root of b square plus p square. In that question we have used the Pythagoras theorem. What we have the value? This was the 3 meter in that question. This was the 4 meter, and we want to find out the hypotenuse. It means h equals to under root of 3 square plus 4 square. That is equals to
under root of 3 square is 9, 4 square is 16, that is equals to under root of 25. It will be equals to 5 meter. So displacement is 5 meter. So students, one thing I want to say, displacement is always, if we talk about the magnitude of the displacement is always less than or equal to distance. डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा, और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके इक्वल हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. कुछ और भी अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहें, फॉर एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ rectangular path, okay, in a rectangular path from one point to another point. Suppose this is the rectangular path and object is placed here. This is the initial position B, C, D. This is 4 meter, this is 5 meter, this is again 4 meter, this is 5 meter. This is the initial position and this is the final position. So A, B, C, D, this is the rectangular path and this is the initial position and this is the final position. And the same question, what is the distance and what is the magnitude of displacement? Students, remember one thing, if we want to know about the displacement, it means we have two things which we want to find out. First, its magnitude and second, its direction. इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस से रिलेटेड, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द डिस्टेंस. बट अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इन डिस्प्लेसमेंट देयर आर टू क्वांटिटीज विच वी कैन फाइंड आउट. हम लोग है ना मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स जब भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, so this is the initial position and this is the final position. So what will be the displacement? What will be the distance? 4 meter, 5 meter, 4 plus 5, 9 meter, 9 plus 4, 13 meter. So in this question, distance is equals to 13 meter. But if we want to know about the displacement, so displacement is, this is the initial position, this is the final position. What is the shortest path between initial and final? 5 meter. So displacement will be 5 meter. I hope you got these points. Okay, now we will move to the DG side. Now next topic is uniform and non-uniform motion. Now first of all, what is uniform motion? Uniform motion, if a body travels equal distance in equal interval of time, then that type of motion is known as the uniform motion. कोई भी body equal distance travel करती है equal time interval में, then that type of motion is known as the uniform motion. For example, if a body covers 1 meter in each second, यानी फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में 1 मीटर, उसके बाद भी 1 मीटर, फिर उसके बाद वाले सेकंड में भी 1 मीटर, और इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. एंड जस्ट इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, इट मींस अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर रहा है फिक्स टाइम इंटरवल में, then that type of motion is known as the non-uniform motion. For example, in first second object is covering 1 meter, but in next second object is covering 2 meter, then next second object is covering 2.5 meter, फिर अगले सेकंड ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद 7 मीटर कवर किया हर सेकंड. इट मींस हर सेकंड उसने जो डिस्टेंस कवर की वो चेंज हो रही है. That type of motion is known as the uniform motion. In our daily life, generally we cover the non-uniform motion. Okay, it is very typical for us to maintain the uniform motion. Okay, now the next one, the measuring the rate of change of motion. If we want to know about the term rate,
जनरली वी यूज द रेट व्हेन वी वांट टू डिवाइड दैट क्वांटिटी बाय द टाइम। अगर हम किसी चीज की रेट फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ मोशन। इट मींस ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितने टाइम में, दैट इज द रेट ऑफ मोशन। इन दिस टॉपिक वी विल कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड is the distance covered per unit time, okay, or you can say speed is the distance traveled by the body in unit time, okay. This is the speed, distance upon time. Generally we represent the distance by s and time by t, so it will be s upon t. If you talk about the SI unit of the speed, so it will be meter per second, because the SI unit of the distance is meter and SI unit of the time is second, so SI unit of the speed is meter per second. इसके और भी यूनिट पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, millimeter per second. These are more examples. These are all units of the speed. Now again, speed is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because in this formula you can see the formula, speed equal to distance upon time. Distance is scalar, so speed is also a scalar quantity. किसी भी स्केलर क्वांटिटी, किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो रिजल्टेंट हमें स्केलर ही मिलेगा. टाइम इज, यू ऑलरेडी नो, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये तो छोटी सी बात है बच्चों, याद होगा आपको. टाइम इज a scalar quantity and distance is also a scalar quantity. So scalar divided by scalar gives scalar quantity. So speed is the scalar quantity. Now come to the average speed. Average speed is what? It is the ratio of total distance traveled to the total time taken. कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द एवरेज स्पीड. कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसने फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है. ओके, सो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 + 3, दैट इज द 8 मीटर, and the total time is 1 + 1, that is 2 seconds. It means 8 divided by 2 gives 4 meter per second. This is the average speed. I hope you got this point. So the formula of the average speed is total distance traveled divided by total time taken. It will be V equal to S upon T. Now one example, this is a solved example from your NCERT book. An object travels 16 meter in 4 seconds. And then another 16 meter in 2 seconds. We have to find out the average speed of this object. So we will move to the board side to solve the calculation part. We have already given the object distance, which are 16 meter. Suppose the first distance is 16 meter and first time is 4 seconds. Second distance is also 16 meter and second time is 2 seconds. And we want to calculate the average speed. The formula of average speed is total distance divided by total time. So what is the total distance here? This is d1 plus d2, and what is the total time? t1 plus t2. So d1 is 16 meter, d2 is also 16 meter, time is 4 seconds and this is 2 seconds. So it will be 32 upon 6, that will be equal to 5.33 meter per second. Okay, one question, is there any direction of this average speed? No, because speed is a scalar quantity. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. In this case, the final answer is 5.33 meter per second. Okay, I hope you got this question. You should practice such type of question. Okay, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो आपको जितने भी सॉल्व एग्जांपल हैं उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से. Now we will move to the DG side. Speed with direction. This quantity is also known as the velocity. Speed with direction means we will talk about the velocity. Velocity के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. वो क्वांटिटी जिसके पास अपनी डायरेक्शन भी होती है. So
velocity is what? This is the displacement of body per unit time. Okay, this is the definition of the velocity. If question arises, what is velocity? You have to write down that velocity is the rate of change in displacement, or you can say velocity is the displacement per unit time. That is the velocity. Velocity is the displacement upon time. Again, it is a vector quantity. Why it is vector quantity? Because in this formula, this is the displacement and this displacement is the vector quantity. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे यूज किया है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. सो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ऑलवेज गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. If you talk about the SI unit of the velocity, again it is meter per second, and the SI unit of the speed is also meter per second. So come to the average velocity. Average velocity is nothing but it is the ratio of total displacement to the total time taken. जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेस अपॉन टोटल टाइम टेकन. वी एवरेज रिप्रेजेंटेड बाय u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 and SI unit of the average velocity is the meter per second. Now students, remember one thing, this is very good formula, but always remember one thing, this is the initial velocity. V average initial velocity plus final velocity divided by 2. When we will use this formula? हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले को यूज कर लें. ओके, आप इस पे थोड़ा फोकस करना. V average equal to u plus v divided by 2. When we will use this formula? Only when object's velocity is changing with a constant rate. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, if you are moving with the initial velocity 5 meter per second, अगर आप 5 meter per second से मूव कर रहे हैं, in next second your velocity becomes 6 meter per second. In next second now your velocity becomes 7 meter per second. Then after your velocity become 8 meter per second, and then after your velocity become 9 meter per second. It means your velocity is changing but with a fixed rate. आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट फिक्स रेट के साथ चेंज हो रही है. और क्या है वो फिक्स रेट? 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी फिक्स रेट से तो ही हम वी एवरेज का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. बट अगर वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड, मतलब रैंडमली चेंज हो रही है. देन इन दैट केस वी कांट यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब वेलोसिटी फिक्स रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ स्टूडेंट, अभी हमने वेलोसिटी के चेंज होने के बारे में डिस्कस किया. This is the rate of change of velocity. During the non-uniform motion, the quantity which specifies the changes in velocity is acceleration. This is very important term. Acceleration. Okay. Now, acceleration is what? This is the change in velocity of a body per unit time. कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है, that term is known as the acceleration. Okay. Now, acceleration is the change in velocity upon time taken. A equals to v minus c upon t. Okay, this is the formula of the acceleration. Generally A is represented by a small letter. SI unit is meter per second square. You should familiar about this unit. Okay, this is very important question arises that what is the SI unit of the acceleration? This is the meter per second square. Now next one, uniform acceleration. If change in velocity is equal in equal interval of time, then we will say the object is moving with the uniform acceleration. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी. यूनिफॉर्म मींस इक्वल इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मींस अनइक्वल, exactly unequal in equal interval of time. So non uniform acceleration, if the change in velocity is unequal in equal interval of time, then that type of motion is known as the non uniform acceleration. Now student, this is the part 1
ऑफ द मोशन चैप्टर। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, इसके अलावा फिर डेरिवेशंस भी हैं। ओके, सो व्हेन वी विल अपलोड द सेकंड पार्ट, आई विल सजेस्ट यू दैट योर फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन योर टिप्स। आपके टिप्स पे होना चाहिए फर्स्ट पार्ट। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।